लिए समोसा लाके समोसा खा लिए आए आलू की सब्जी आलू की सब्जी बना रही बोलो वही मेरे इतना झुकने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अरे यार हाँ तू मुझे मत हिला ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, नहीं बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गेम भी नहीं लग गया था यूज कहाँ से खेलेगा, मोबाइल दिख गया ना उसको तो वो तो बंद है ना। चल ही नहीं उसमें हाँ बंद हो गया वो। हाई डॉट लेन 8:30 तो दबाव होने लग गया। अंकल हाँ इसे यहाँ पे नहीं रख सकता मैं किसको इसको यहाँ ना रख दूँ क्या रखा जाएगा क्या, हाँ तो लेन देना, अभी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक अड़ रहा क्या, कहीं दिक्कत हो रही क्या, जबरदस्ती क्यों मेहनत कर, मेरा हाथ उठेगा उतनी देर में कुछ कट जाएगा अपना। ठीक है अभी कुछ मत करो, अगली बार से करना, नहीं वैसे वो दिक्कत देगा। ये आइडिया ठीक है तेरा वाला, हमें ही पसंद आएगा। कट जाए तो मुझे वीडियो भी दिखा देना क्या लाभ हुआ वीडियो से। मम्मी मम्मी पूरी वॉइस कट करनी पड़ेगी ऐसे तो क्यों है क्यों वो कट करना पड़ता है और फिर दूसरा वो कोई सा गाना लगाना पड़ता है गाना हाँ ऐसा कर देना, बन जाए वीडियो बन जाए तब आता है करना। हाँ अरे वाह यार, फिर मम्मी का जो मोबाइल है ना इसमें बहुत सारी शूटिंग है, उसको शॉर्टकट करना। लेकिन तो आके बैठना नहीं एक दिन ये करना वो पूरी इतना सब कुछ आता है तेरे को, हमको उधर से बुलाना पड़ता है एक को, इसका वो नखरे भी करता है, उसको बुलाना भी पड़ता है। हमको क्या मालूम, बताना चाहिए ना, तो इतना इंटेलिजेंट है। तो खेल में जाता रहता है तो ऐसा लगता है कि तो इंटेलिजेंट है ही नहीं।
खेला मत कर। लोग समझते जो खेलता बच्चा है ना उसको कि तो कुछ नहीं आता होगा, हम तो यही समझते थे, इसलिए खेलना नहीं चाहिए ज़्यादा। देखो हमारा भैया खेलता नहीं है, इसलिए वो भला ही उसको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन हम समझते इंटेलिजेंट है वो, ये फर्क पड़ता है। समझ गए? चौका चली गई नीचे। और कितने दिन की छुट्टी लगने वाली दिवाली की? 4 तारीख तक। हाँ 4 तारीख की छुट्टी रहेगी। Brought to you by Agilus Diagnostics. मेरे टेस्ट के बाद आपकी मैं भरोसा करता हूँ। India's largest diagnostics company, Agilus Diagnostics, खुद को टेस्ट करते हो। तो आराम गुड इवनिंग पत्रिकारें पढ़ते आप तमाम लोगों का स्वागत है। कैंसर की कहानी की एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी का 1800 एपिसोड 1800 एक नंबर है सभी 1800 कहानी आप सब देखिए। आज 1800 की कहानी है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर सन 1970 साउथ अमेरिका के यूरोपीय देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है राजधानी के पारिजा और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं, तो इन प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरोपीय से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पर। पायलट से देखा था कि मौसम साफ हो गया, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती। प्लेन
बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल Welcome to कुछ the दिखाई music नहीं world देता। of this test flight. इसको नहीं जोड़ना है। Now, अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी देखो इधर बता। पैसेंजर सीट्स पे बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े ये मेजर देख। वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स ये के इसमें बीच जुड़े। एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता ये है तो इसमें उसे जुड़े। दिखता है कि तो ये दो बादल पल्ले बन धीरे गए। हटने लग तो रहे कोई भी हैं। एक फिर पल्ला दिखता जोड़ है कि देना है। बहुत नजदीक है। ठीक है, ये जैसे ही इसमें- हवाई जहाज तो ये बादलों से पल्ला बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो ऊपर की उड़ने की कोशिश करते हैं। आवाज कम कर बाबू। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड पोजीशन अलार्म बड़ी नहीं, तेजी से ये अलग होगा। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते आवाज कहाँ चली गई? पूरी कम कर दी क्या? इससे आवाज कम होती पता था क्या तुमको? कैसे पता चलता है? वो वहाँ पे लिखा आता था ना। प्लेन का जो हाँ। पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है, क्योंकि जो दो सीटों की दो वो प्लेन से लिफ्ट बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरा। 350 किलोमीटर की स्पीड से ये इस ग्लेशियर पे स्लाइड करता रहता है और यार नहीं नीचे चलेगा। आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीटें थी वो प्लेन एक नजर उधर भी मार दो, चल रहा है क्या वो? आ जाती है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रश हो जाता है हाँ, और 2 12 मिनट चल रहा है। immediately मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये इस क्रैश को सर्वाइव कर गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर अटके खड़े हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लान रूट से संगीता मैडम ये जो बता रहे हैं ना, मालूम है? जितना रहने के लिए मरे हुए को खाने लगते हैं ये लोग। कि आप आपको तो ही वो लोग बचाने उस आए। वक्त इमेजिन कर सकते थे, ना ही आप लोग ये चार्ली दो ही है। इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवर्स के साथ आगे हुआ। ये है दिल दहला देने वाली कहानी। दो इधर जुड़ेंगे, पूरे में जुड़ेंगे, हाँ? दो आइए इधर, जानते हैं आज वो के इस दो उधर। वीडियो में। ये बन गई पट्टी, ठीक है? तो फिर एक कोई भी जोड़ देना और ये खुला रहना तो पूरा गोल राउंड बन जाएगा। All of the passengers who were given up for dead. it became known as the Miracle of the Andes. इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवर्स ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रॉबर्टो कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो जर्बीनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, तो तुरंत ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद करी जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत सीवियर इंजरीज हो रही है। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में। जितना इनसे हो सकता था ये 2 मेडिकल स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर्स रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंक्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह में जाकर क्रैश किया हो। प्रॉब्लम ये थी कि ये हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहाँ चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से वो एक रात यहाँ गुजारने, ठंड से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढे। अगले दिन उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही ले। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुछ बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का ये इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर ये गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर, अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं।
इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था, उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन थी मौजूद, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो S लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे, लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। उस दिन इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उठते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर, हाथ फेर कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर पीटर श्रॉच नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बोतलों में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर्स सीट पर जो लगी गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर, क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी माँ क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत सीवियरली इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती हैं अपनी इंजरीज के चलते। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित, कितनी अनप्रेडिक्टेबल। हम नहीं जानते कि कितनी लंबी उम्र हम जिएंगे असलियत। इसलिए कहा जाता है लिव एवरी मोमेंट। अपनी जिंदगी में हर दिन, हर पल खुलकर जियो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि ये कैसे किया जाए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम काज की टेंशन में कैसे अपनी मनपसंद चीजों के लिए टाइम निकाला जाए। एग्जैक्टली इसी चीज को मैंने समझाया है दोस्तों अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। इस कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स बताई है कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को दुगना करने के साथ साथ अपनी हैप्पीनेस को भी दुगना कर सकते हो। वही ट्रिक्स जिनका मैं खुद अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से मैं इतने सारे वीडियोस बना पाता हूँ दुनिया घूमते घूमते। ये कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने कोर्स लिया उन सबको बहुत ही लाइफ चेंजिंग लगा है। स्क्रीन पर कुछ लोगों के रिव्यूज देख सकते हैं, और आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट देना चाहूंगा इस वीडियो के लिए। आप में से पहले 400 लोग जो कूपन कोड LOST40 इस्तेमाल करेंगे उन्हें 40% ऑफ मिलेगा इस कोर्स। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं इस कोर्स के लिंक पर जाने के लिए। तो जरूर जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे सही में लगता है ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी थी, और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थितियों में एक और भी प्रॉब्लम थी, स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती हैं तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास टोटल में सिर्फ 3 पेयर्स थे सनग्लासेस के। 21 अक्टूबर, क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं अब इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा बचा हो। तो 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ है ना। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के एंथुसियास्ट भी थे, तो वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं, और इनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। बाहर की चीजें ये सर्वाइवर्स सुन सकते थे, लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते। रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद, और तब पता चलता है ऑपरेशन ऐसे थोड़ी बनता है फरमा। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद, कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से दो पट्टियां काटनी है बस, इतनी बड़ी बड़ी, एक पट्टी है और एक
हमारी नहीं काटना कोई बात नहीं, दोबारा काटेंगे हम फर्नांडो तुम्हारा पराडो वीडियो, इकलौते थे जो ज्यादा रिएक्ट क्या भी काटने की सोच रही है? रख रही हो? क्योंकि उनके रख मन रही में हो? और एक प्लान बन रहा था। मैं भी जा रहा 11वें हूँ। दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी सुबह ज्यादा आएंगे। खाना था नहीं शुरू में, सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स थे, एक इसको टिन मैं था खाली जा मसल्स लेती का, हूँ? 3 हाँ, फरमा छोटे काटती हूँ। जार्स फरमा थे काट के जैम की, डालूंगी? एक आलमंड्स का, एक बादाम का, फरमा काटने में कपड़ा मत डेट्स काटना। थी, कुछ कैंडीज, कुछ ड्राइड प्लम्स और वाइन की ऐसा नहीं कुछ करूंगी, bottles। पेन से क्रैश के निशान कुछ दिन बाद ही लगाऊंगी, इन्होंने आयुष इस से सारे नहीं, खाने को स्केल ले जाओ ना। करना शुरू कर दिया। वो मेहनत गलत हो जाएगी आपकी, थोड़ा देखो। थोड़ा खाते मैं थे। आपको समझा पराडो ने देता तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक यहाँ से खाया। यहाँ तक सिर्फ सीधा, एक यहाँ से यहाँ तक मूंगफली सीधा। के दाने। स्केल ले जाओ, लेकिन स्केल से इस हद तक पेपर पे राशनिंग निशान करना लगाओ। भी काफी क्या? नहीं और था, काट। क्योंकि खाना अब गोलाई बिल्कुल खत्म कैंची से ही होने कटेगी, लगा। गोलाई में 3800 क्या मीटर बोलेगी? हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही कोई जानवर थे जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म था और कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश की, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और बीमार भाई पड़ कपिला जी ने गए। कटा ऐसी नहीं। सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे या रिलेटिव्स थे। We have two, and the only proteins are the dead bodies, the people that were. एडवर्टाइज आ गया बीच ये में। आइडिया पहले कनेसा को आया तो उसी ने ही पहले ट्राई किया ये सब करने की। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों की मीट को अपना खाना बनाया। बताया तो सरिता मैडम, कुछ याद है? हाँ। हाँ, ये हकीकत की बात है। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है। आठ लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। That provider you had it, I'm going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। पराडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद कर ये एक टनल बनाते हैं उस बर्फ के अंदर से, और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर ही बैठना समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी तरीके से एक क्रैम्ड स्पेस में फंस कर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है, और बाहर निकलकर ये बचे कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे। कनेसा, पराडो और विजिंटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाए, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने कुरिको शहर को पास कर दिया। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो हम जरूर चिली देश के कुछ कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत बहुत गलत। को पायलट को असल में खुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन वो कहाँ पर ले जा रहा है। असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर भी इस बात से अनजान ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए, और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। हफ्तों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का
पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट्स के बक्से, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी। और इसके साथ ही साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो जिससे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात बिताई जाएगी। एक्सपीडिशन के अगले दिन ये थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज से कुछ बैटरीज निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से और फिर इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करें, फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। तेल के हिस्से में ही इन्हें 24 किलो की बैटरीज भी मिली, लेकिन ये बहुत ही भारी थी। इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी क्रैश साइट तक ले जाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये रॉय हार्ली की मदद लेते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करना। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी इनकी थी वो 24 वोल्ट DC की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं। कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं। जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एवेलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। I was struck completely by the storm. हाँ The most deadly silence you may imagine. I couldn't move. बचते हैं अब सिर्फ बच्चा है जितना धोली है वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सरवाइव किया जाए रात में। सर्वाइवर्स में एक 18 साल का लड़का था, कार्लोस मिगुएल रोड्रिगुएज। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से स्यू करना सिखाया था। वो अपने साथ अपनी नीडल्स और सुई किट लेकर चला था। उसका आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को हम साथ में स्टिच कर दें और एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दें। I had the idea that with the insulation you can make a sleeping bag, but I not only had the idea, I made it myself. यही किया जाता है। अगला दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से क्रैश हुआ। ये 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेसा और विजेंटे निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेनियरिंग गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने। The only certain thing was to the west was Chile. वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर ये चलकर मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी। हाँ सुबह कितने बजे आओगे मैडम? नहीं आपने बोला ना सब लेट आओगे इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों लेट आओगे? नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो। पराडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने, 12 पक्का? अपनी टी-शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स और पहनी। 12 से लेट तो नहीं होगे ना? पैरों पर उन्होंने 4 पेयर क्योंकि मैं जल्दी आके फिर कुछ कटिंग करके करूंगा ना इससे। मैं तो आ ही जाऊंगा जल्दी। इतनी बुरी हालत। इनके पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, नहीं आ जाऊंगा। कोई कंपास नहीं था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। और इतनी हाइट पर हवा भी काफी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद ये आगे बढ़ते रहे पहाड़ी की ओर। इन्होंने स्टिच करके जो अपना स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है। दिन में ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। ये तीनों उस एक स्लीपिंग बैग में एक दूसरे से जितना करीब रह सके उतना करीब रहकर सोते थे और सूरज के निकलते ही ये चलना शुरू करते थे। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हुआ। खाने की कमी की वजह से विजेंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर विजेंटिन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउनहिल था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है
और 1 घंटे के अंदर वो क्रैश साइट पर वापस पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे और सिर्फ 1 घंटे में ये वापस क्रैश साइट पर पहुंचे। पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीठ पर पहुंचते और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ सिर्फ बाकी दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। I couldn't breathe. I couldn't speak. I couldn't even think because what we saw was horrible. Instead of green valleys, we saw mountains and snow-covered peaks 360 degrees around us, to the horizon all around us. पराडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं ढूंढने की कि कुछ तो और दिखाई दे। तो दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है। हाँ जी, 11 बज गए। आप बिल्कुल जा सकते हो, मैं भी चल ही रहा कि हूँ। हमें उसी डायरेक्शन में इसलिए रखती हूँ मैं। हार नहीं गरम करो ना, मैं मार देता हूँ। ऐसा कई आऊँ क्या? हाइकिंग करते रहते ये हैं, मैंने मारता करते है, तो रहते ठीक है। हैं। फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है। चलो आज तुमको एक काम देता हूँ, कर ऐसी लोगे आप। सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राह एक डॉट डाल दो। क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रैवल हाँ। करते करते डाउन हिल रास्ता मैं मिलना आपकी प्रेस कर रहा हूँ ना। ये चलते रहते हैं। 3 ये डॉट तो चलते डालनी है। रहते हैं। और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग धागा करने के लगाना बाद पड़ेगा। कोई भी धागा चलेगा। दिसंबर को काला धागा थोड़ी चाहिए, कोई धागा चढ़ा होगा ना, उतार दिया। खेतों में कुछ गाय दिखाई देती क्यों? ये मशीन में इतना तेल थक तूल गए कि डाल point के of time पर कि इनसे आगे ये अब मशीन से बिल्कुल बैठा नहीं चला जा धागा चढ़ा है और तभी नदी के दूसरे किनारे तो रेन दो, मत कर, Look, Mando, I'm under मत करो, कल कर लूंगा। घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई मैं देते सोच हैं। रहा था काम रुके पराडो नहीं। चिल्लाने की कोशिश जाने के बाद करते हैं, तेल लेकिन एक मिनट तो नदी का तैयार शोर कर ही दूं। इतना ज्यादा है कि उनका आवाज तेल कुछ डाल नहीं दो। रहेगा। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान पराडो और कनेसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा क्या मदद आऊंगा। करूं? वो वाला अगले पीला दिन वाला वो कर दो आदमी बस। घोड़े ये पर वाला तो बैठकर है। दोबारा आता है और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर ये आता कब है। जमाया था? वो इस आपने पेपर जमा लिया को था? पत्थर और पेंसिल के साथ पीला अटैच क्यों रख करता दिया है था? धागे के जरिए पीला भी जम गया है। और नदी वो के थोड़ा सा ना दूसरे ये हो किनारे जाती की है ओर मेरे से। फेंकता है। पराडो को पहली कपड़े बार में। मौका मिलता है ये तो अपना बस जमा हो जाता है थोड़ा संदेश सा। बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। इसलिए वो पराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स। मैं यूरुग्वाई से आया हूँ, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं? दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था, सर्गियो काटलान। वो इस नोट को पढ़ता आयुष, है चलो और बंद उन्हें करो। इशारों से समझाता है कि मैंने समझ वो बंद लिया। कर दे। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने लंबाई के बाद बढ़ाई हुई उसे पता बाइक चलता की। है कि हाँ कुछ याद